तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज जिक्र करते हैं कि जलियांवाला वाला हत्याकांड क्यों हुआ था। तो उसके लिए एक रीजन है। 1918 में सावित बरो कमेटी को अंग्रेजों ने भारत में भेजा था। साउथ बरो कमेटी, और इस कमेटी का काम था भारत में कानून बनाना। किस सब्जेक्ट पर कानून बनाना था? भारत की सभी जातियों पर, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है और भारत का हर नागरिक चाहता है कि भारत में जातियां होना चाहिए। तो आज उसका रीजन भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। तो अंग्रेजों ने 1918 में एक कमीशन भेजा और कुछ अंग्रेजों को भेजा कि बोले, और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सोचा कि अब कानून बनाना चाहिए। किस चीज़ पर? कि भारत में जातियां आखिर क्यों है, इस बात के खोजबीन के लिए। तो बोले किसी एक जाति पर नहीं, सभी जातियों पर होना चाहिए। आखिर उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कोल्हापुर राज्य के राजा छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर। तो कोल्हापुर के महाराज ने उनके तरफ से उनके आदमी आए थे, भास्कर राव जाधव, और उन्होंने विधिमंडल में और डॉक्टर अंबेडकर ने ये प्रस्ताव रखा कि बोले भारत के ओबीसी, एसटी और एससी के लिए बात की कि बोले इनमें जो जातियां हैं वो क्यों है, तो इन पर कानून बनना चाहिए। क्योंकि भारत में ब्राह्मण अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानता है। ये डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव ने ये प्रस्ताव रखा। बोले भारत का बनिया, वैश्य और बोले भारत का क्षत्रिय, यानी भारत का खुद को जो ठाकुर कहता है, बोले ये खुद को ऊंची जाति का मानता है। इसलिए इन दोनों ने प्रस्ताव रखा कि ओबीसी, एसटी और एससी के लिए कानून बनाया जाए, इनकी जातियों के लिए। तो इस पर विचार विमर्श करके अंग्रेजों ने 1919 का अधिनियम पारित किया और अंग्रेजों ने अध्ययन किया जातियों पर। तो भारत के ब्राह्मण बिल्कुल तिलमिला गए। जब भी भारत में किसी भी प्रकार से जाति या आरक्षण पर जब भी यथासंभव कोई चर्चा करेगा या कोई बात करेगा, तो वो सिर्फ हिंदू की बात करेगा। उसको लगता है कि हिंदू बना करके रख दो, सब खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त जो भारत के ब्राह्मण थे, जो भारत के क्षत्रिय यानी ठाकुर थे, और जो भारत के बनिया लोग थे, उन लोगों ने इस पर भयंकर विचार विमर्श किया। और इसलिए 1919 में जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ कि बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, और जातियों के आधार पर कोई भी इतना नीचा नहीं हो सकता, कोई भी इतना ऊंचा नहीं हो सकता, ये अंग्रेजों की सोच थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस नियम को पारित करने के साथ साथ देखा कि भारत की जो जातियों वाला सिस्टम है वो बहुत ही भयंकर दयनीय स्थिति में है। और जब दयनीय स्थिति में उन्होंने देखा, तो देखा कि भारत का ब्राह्मण अपने आप को इतना ज़्यादा ऊंचा मानता है कि वो भारत के दलित को किसी बैठने भी नहीं देता, उसे पानी भी नहीं पीने नहीं देता। तो भारत के ब्राह्मणों को ये बात खली कि बोले ये भी इंसान है, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का ओबीसी, और इस देश का उच्च वर्णीय जो इंसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ठाकुर हो। तो बोले ये कौन सी सोच रखता है कि खाली हम ही ऊंचे। जब उसने देखा कि इन सारों का, इन तीनों का, यानी इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर का, इस देश के बाकी पूरे के पूरे समाज पर बोलबाला है, और इसको भयंकर अत्याचार करते हैं, इनको मारते पीटते, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, इन पर भयंकर अत्याचार होता है, इनकी बहू बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता है, और ब्राह्मण इस देश का हो या बनिया हो या इस देश का ठाकुर हो, पहले उनके साथ सोता है, उसके बाद
उसके पति के पास जाने दिया जाता है, यानी उसे भरपूर यातनाएं दी जाती है। तो बोले ये कौन सा ऐसा क्या है जो इस देश के जातियों में है? इसलिए भारत में अंग्रेजों ने 1919 में ब्राह्मणों के जज होने पर रोक लगा दी। किस आधार पर? इस आधार पर कि बोले भारत का ब्राह्मण न्याय प्रणाली में नहीं आना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता। और इसलिए रोलेट एक्ट बनाया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के ब्राह्मण और इस देश के लोगों को आपस में खुदुर बुदुर हो रही है और लोग आपस में नफरत फैला रहे कि बोले अंग्रेज ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, तो हम ऐसा कैसा सुनेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लाया। तो भारत के ब्राह्मणों ने, ऊंची जाति के लोगों ने, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों ने उसको क्या कहा? ये काला कानून बताया। वो काला कानून नहीं था जो भारत के मूल निवासी ओबीसी, एसटी, एससी इनके हितों के लिए था। जो भारत का ब्राह्मण, भारत का बनिया और भारत का ठाकुर कभी भी नहीं चाहता कि इनका भला हो। तो उन्होंने इसे काला कानून का करार दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भारत के हिंदू संस्कृति के लिए खतरा समझा। किसने खतरा समझा? भारत के ब्राह्मणों ने। तो भारत का ब्राह्मण चाहता था कि ऐसा अंग्रेज कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत की जनता जागृत होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए भारत का। और जब वो अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज अपनी बहू और बेटी को अंग्रेजों को सौंप देता था। भारत में गोरे होने की वजह इन तीनों लोगों की, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की, ये है कि ये अपनी बेटियों और बीबियों को उनके हवाले कर देते थे, इसलिए उनकी संतानें गोरी है। और भारत में न जाने कैसी कैसी रूढ़िवाद को जन्म दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। तो इसका मतलब ये था, जब रोलेट एक्ट लगाया गया तो रोलेट एक्ट ने समझाया, ये ब्रिटिश सरकार का अधिनियम था, क्योंकि ये जो भारत में ब्राह्मण अपना अत्याचार बताते थे, इस देश के ओबीसी, एससी और एसटी लोगों पर जो अत्याचार करते थे, तो बोले अत्याचार नहीं होना चाहिए और इनकी जातियों की सभी की जनगणना होना चाहिए, ताकि उनको हमारे अंग्रेज सरकार के रहते उनको बराबरी का जितना हो सकता है उतना हम दर्जा देंगे। लेकिन ब्राह्मण ये चाहता नहीं था, इसलिए उन्होंने रोलेट एक्ट को लगाया। इसके तहत मुख्य रीजन था किसी भी भारतीय को बगैर मुकदमा चलाए उसको जेल में डालना। किसको? भारत के बनिया, भारत के ठाकुर और भारत के ब्राह्मण को। बोले क्यों? क्योंकि इनमें न्यायिक चरित्र तो होता नहीं है। तो साला बोले ये इस देश के कोर्ट कचहरी का जज कैसा बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज बोले भारत के छोटे मोटे लोगों और इन देश के मूल निवासियों पर अत्याचार करता है, ये भारत का अंग्रेज जानता था। और इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने, भारत के ठाकुरों ने, भारत के बनिया लोगों ने इस देश के गांधी जैसे पढ़े लिखे इंसान को आगे लिया और उसको आगे किया। बोले गांधी ये काम तुम्हें करना है। बोले क्यों करना है? क्योंकि बोले हम अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते हैं? बोले हम लोगों को तो छील डालेंगे, हम लोगों की चमड़ी उधेड़ देंगे और हम उनसे नहीं लड़ सकते। क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसका पावर होता है, और जिसके पास पावर होता है वो चाहे जैसा इतिहास लिखे वो उस देश के लोगों को पढ़ाया जाता है। तो बोले ये हम लोगों को जेल में डाल देंगे, इसलिए गांधी को आगे किया। और जलिया बाग वाला अमृतसर में गांधी के द्वारा ब्राह्मणों ने उसे उकसाया, गांधी को समझाया कि बोले ये काम तुम ही कर सकते हो, लोगों के साथ जमा हो जाओ। क्योंकि बोले लोग तुमको पहचानते हैं, तुम हीरो हो और तुम लोगों की नज़र में छा चुके हो। तो बोले ये काम किसने किया महात्मा गांधी को भड़काने का? भारत के ब्राह्मणों ने, भारत के ठाकुरों ने और भारत के बनिया लोगों ने। बोले ये लड़ाई अब तुमको लड़नी है। और महात्मा गांधी उस सभा को संबोधित करने के लिए गए
13 अप्रैल 1919 में। ये किसका विरोध था? 1919 के अधिनियम का। ये किसका विरोध था? रोलेट एक्ट का। और रोलेट एक्ट इसलिए लाया गया, 1919 का अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का ब्राह्मण चाहता था कि कभी भी भारत के लोगों का जाति आधार पर कुछ भी सर्वेक्षण या इत्यादि ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे भारत में ब्राह्मण जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचे। और इसलिए 13 अप्रैल 1919 को जब रोलेट एक्ट का विरोध ये ऐसा बताया गया और उसके एवज में अंग्रेज सरकार को गुस्सा आया और उसने जनरल डायर को भेजा। बोले किस लिए? बोले एक सच्चाई के लिए, ये अगर नहीं करने देना चाहते और हमारी सरकार हमारी हुकूमत रहने के बावजूद भी वो अगर उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और हमारा विरोध कर रहे। बोले कौन? ब्राह्मण। बोले हमारा विरोध कौन है रे? बोले तू कौन है? ये अंग्रेज जानता था तब भारत का ब्राह्मण इतना डरता था अंग्रेजों से कि वो अपनी बेटी को सौंपता था, अपनी बहू को सौंपता था, लेकिन खुद को सुरक्षित रखता था। वो भारत का ब्राह्मण जिसने हमेशा माफी मांगने के अलावा किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो भारत का ब्राह्मण, वो भारत का ठाकुर। जब शादी होती उसके घर में तब वो 50 राउंड ठोकता है, 60 राउंड ठोकता है और अपने आप को ऊंचा दिखाता है। वो ब्राह्मण अंग्रेजों के तलवे चाटता था और अपनी बहू, बेटी, बीबी को उनको सौंप देता था। उस के लिए महात्मा गांधी ने ये सभा आयोजित की थी कि बोले रोलेट एक्ट का यानी अंग्रेजी हुकूमत का हम विरोध करेंगे। और जब विरोध किया तो जनरल डायर को ऐसा लगा कि बोले हमारा विरोध कर रहा है जबकि हम एक सामाजिक सुधार का काम कर रहे हैं। हम इस देश के लोगों को जो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, जो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, हम उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं कि बोले क्या होना चाहिए। वो भी मानव है, ये भी मानव है, तो फिर इतनी बड़ी खाई क्यों ऊंच नीच की। और इसलिए उन्हें गुस्सा आया और इसलिए उन्होंने जनरल डायर ने अपनी सेना को लेकर के गोलियां चलाई। अब सोचिए कभी अगर आपके पास वक्त होगा तो क्या ये सही था या गलत था। और यही वजह है कि अंग्रेजों ने उसी वक्त अधिकार छीन लिया था। लेकिन ताज्जुब की ये बात ये है कि आखिर भारत के कोर्ट कचहरी में ब्राह्मण पहुंचा कैसे। तो उसके लिए जब ये क्रांतियां चलती है तो भारत के ब्राह्मण समझ गए थे कि अब इस देश में हमारी कोई खैर नहीं है और हमारा कभी भविष्य में कुछ बदलेगा नहीं। और जिसके पास शिक्षा और न्याय व्यवस्था, ये दो व्यवस्थाएं होगी, उसी से इस देश का या भविष्य का समाज का निर्माण होगा। और इसलिए उन्होंने 1925 में नागपुर में आरएसएस का निर्माण किया। आरएसएस रशियन कल्चर, आरएसएस रशियन कल्चर, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मध्य एशिया तक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीधा सीधा मध्य एशिया तक राज किया, तब वो वहाँ से बोले इतना शांति प्रिय एरिया, इसलिए वहाँ से वो धीरे धीरे चलते आए और बहुत थोड़ी सी महिलाओं को लेकर के आए भारत। बाकी की जो महिलाएं हैं ब्राह्मणों की, वो भारतीय ही है, जिनके साथ उन्होंने संपर्क करके उन्हें अपना ब्राह्मण बनाया और अपना गुलाम बनाया। तो ये भारत का ब्राह्मण है जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। और आज भी हम देखते हैं कि भारत के हाई कोर्ट में तकरीबन 600 जज है, जिनमें से 18 जज अन्य है। तो सोचिए कि 582 से 85 जज अगर ब्राह्मण है तो उनकी इस देश के कोर्ट कचहरी की व्यवस्था क्या होगी। वो उस जमाने में अंग्रेज लगा रहा है उस पर प्रतिबंध, लेकिन आज के जमाने में उस पर कौन लगाएगा। तो जब तक, और इसलिए भारत की न्याय प्रणाली ऐसी है क्योंकि उसमें ब्राह्मण राज करता है। और जब तक भारत में या भारत के न्यायिक व्यवस्था में या भारत की न्याय प्रणाली में ब्राह्मण शासन करेगा, इस देश का हाल वही रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण में कभी भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत के ब्राह्मणों पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता,
उनको चौक पे ला करके कोई 4 जूते नहीं मार सकता कि बेटा तू झूठ बोल रहा है, तेरी औकात क्या है। अपनी बीबी और बेटियों को जब तुम लोगों ने अंग्रेजों को सौंप दिया, उनको बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। तो वो इस देश का ब्राह्मण है, वो क्यों शर्म करेगा इस देश की गरीब जनता पर, इस देश के किसान पर, इस देश के युवा बेरोजगार पर, इस देश की महिला पर। वो तो चाहता है भारत का ब्राह्मण जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, कि इस देश में ये होना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच, भारत के आरएसएस की सोच और भारत के साधु संतों की सोच वही सोच है जो भारत के सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज की सोच है। उसमें कभी न्यायिक चरित्र नहीं हो सकता। इसलिए जब तक भारत के न्यायिक व्यवस्था में और न्याय प्रणाली में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जब तक चौराहे पर ला करके 4 जूते नहीं मारे जाते, तब तक इस देश में कभी भी न्याय प्रणाली की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए शर्म की बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज कभी कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। आप लोग क्या उखाड़ रहे हो, या फिर इस देश की जनता उखाड़ रही है जो उनको सुन रही है? भारत में संविधान काम कर रहा है या कोई हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ काम कर रहे हैं? तो फिर आप लोग क्या उखाड़ने का काम कर रहे हो, जो आपको इस देश की जनता नहीं दिखती, इस देश का किसान नहीं दिखता, इस देश का बेरोजगार नहीं दिखता है? मेरे देश के कोर्ट में बैठे हुए जजों, अपनी बेटी और अपनी बीबी की योनि को छोड़ करके इस देश के गरीब लोगों की तरफ देखो, इस देश के किसान की तरफ देखो, इस देश के बेरोजगार की तरफ देखो, इस देश के युवा के भविष्य की तरफ देखो। कभी सोचो कि ये देश को किस गर्त में लेके जा चुके हो तुम लोग। इंसान की दृष्टि से सोचो, उस कुर्सी से उतरो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब इस देश की जनता धीरे धीरे जागृत होगी और तुम्हारी बहू बेटियों के साथ भी वही होगा जो कभी तुम लोगों ने दूसरे अन्य समाज के लोगों के साथ किया है।